Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework. We are currently dealing with Unit 2, Companies Act 2013. One of the special type of companies we are going to discuss today in detail, explain one-person company and state its features. So we are going to focus on a new breed of company as per Companies Act 2013. So let us try to understand this concept in detail, and it's a very important topic for university exam also. So let's have the introduction first. The Companies Act 2013 has for the first time allowed formation of a limited liability company by just one person. Such a company is described under Section 3, subsection 1, clause C as a private company. तो ये कंपनी की जो लायबिलिटी है दोस्तों, ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है और यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की मदद से कंपनी का निर्माण हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है भारत में पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 एज अ न्यू ब्रीड ऑफ कंपनी लॉन्च किया गया, प्रेजेंट किया गया, और इसका एडवांटेज अब हम भारतीयों को मिलने वाला है। सच अ कंपनी इज डिस्क्राइब्ड, इस कंपनी का जो स्वरूप है ये एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी का स्वरूप है इसका। One person company is a one shareholder corporate entity where legal and financial liability is limited to the company only. In India, the J.J. Irani expert committee recommended the formation of one person. इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एक ही सभी होगा, एक ही शेयर होल्डर, एक ही मेंबर, एक ही डायरेक्टर, यानी एक तरीके से वन मैन आर्मी जैसा काम होता है। एक ही व्यक्ति सारे रोल प्ले करेगा और इस कंपनी को हैंडल करेगा, लीगल मैटर हो, फाइनेंशियल मैटर हो, और ये सारे मैटर के पीछे जो लायबिलिटी होगी वो कंपनी की होगी, और लेकिन ये लायबिलिटी कंपनी की भी लिमिटेड है। और ये इस प्रकार की कमिटी कंपनी जो है भारत में स्टार्ट करने की एक्सपर्ट एडवाइस किसने दी? सर जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इस प्रकार की कंपनी भारत के अंदर भी ऐसी कंपनियों को ओपन करने का, स्टैब्लिश करने का, स्टार्ट करने का परमिशन मिलना चाहिए और इसे कंपनीज एक्ट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। बहुत सारी डेवलप्ड, यहाँ डेवलपिंग नेशंस के अंदर ऐसी कंपनीज कब से स्टार्ट हो चुकी थी? हमारे यहाँ 2013 में इसका बेनिफिट मिला। इससे पहले बहुत सारी कंपनीज में इसका बेनिफिट वो कंट्रीज ले चुकी है, जैसे अमेरिका है, रशिया है, जर्मनी है, जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ पे तो एक कंपनीज थी ही। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी देरी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और इसका बेनिफिट अब हम ले सकते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं ओपीसी की, यानी कि वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है। इतनी आसान डेफिनेशन है कि आपको अभी याद हो जानी चाहिए। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विथ ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर, जिसमें एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति जो है मेंबर है, सभ्य है, उसको हम कह सकते हैं वन पर्सन कंपनी। इससे आसान डेफिनेशन नहीं है पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर, तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। In simple words, one person company is a class of companies distinct from public and private companies. इनसे थोड़ी अलग है वन पर्सन कंपनी पब्लिक और प्राइवेट से, लेकिन मैंने कहा वैसे प्राइवेट कंपनी का ही एक स्वरूप है। The Companies Act 2013 provides lesser compliance for OPC unlike public and private company and shall use OPC Limited as last word of the company. प्राइवेट कंपनी के जो नाम होते हैं उस प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज किया जाता है, वैसे ही पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इस कंपनी के पीछे किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? सर जो भी नाम है उसके पीछे ओपीसी लिमिटेड लिख देना, जिससे पता चलेगा कि ये कंपनी वन पर्सन कंपनी का स्वरूप है, ये वन पर्सन कंपनी। सो वन पर्सन कंपनी की डिटेल आगे लेते हैं। बहुत ऑन द डेथ ऑफ द प्रमोटर मेंबर ऑफ एन ओपीसी, ऑन द डेथ ऑफ द प्रमोटर, यानी जिस व्यक्ति ने कंपनी स्टार्ट की थी, अगर उसकी डेथ हो जाए, उस कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाए, एक ही मेंबर होता है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो क्या? द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच प्रमोटर मेंबर शैल बी द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एज हैविंग टाइटल टू ऑल द शेयर्स ऑफ द मेंबर्स एंड shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole promoter member of the company was entitled or liable। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जिस बंदे ने वन पर्सन कंपनी स्टार्ट की है, टेक्निकली उसे प्रमोटर मेंबर कहेंगे। जिस व्यक्ति ने इसकी रचना की है, प्रमोटर कह सकते हैं,
कंपनी स्टार्ट करने वाला, स्थापक फाउंडर भी कह सकते हैं। तो ये जो फाउंडर बंदा है, जो मेंबर है, मेन बंदा, अगर उसकी डेथ हो जाए यानी कि उसे कुछ हो जाए तो कंपनी का क्या होगा? एक ही व्यक्ति कंपनी चला रही है और व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है, मान लीजिए डेथ हो गई, तो क्या कंपनी की डेथ हो गई? नहीं सर, कंपनी तो स्टार्ट ही रहेगी। कंपनी तो स्टार्ट ही है, लेकिन कंपनी को हैंडल भी तो करना पड़ेगा ना, कोई व्यक्ति तो चाहिए ही ना। भले कंपनी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल होती है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन को रन करने के लिए नेचुरल पर्सन की जरूरत तो पड़नी है। सो एक नॉमिनेशन का ऑप्शन होता है इस कंपनी के अंदर ही, नॉमिनेशन का ऑप्शन है, यानी ये जो प्रमोटर मेंबर होता है, जो मेन मेंबर होता है, जो मेन बंदा होता है, वो डिसाइड कर लेता है कंपनी स्टार्ट करते वक्त कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो जो पर्सन का नाम नॉमिनेशन में रखा गया वो कंपनी हैंडल करेगा। उसके बाद कौन हैंडल करेगा? तो मिस्टर एक्स को अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का नाम नॉमिनेशन में रखा होगा, तो अब मिस्टर एक्स अगर नहीं रहता है, डेथ हो जाती है, तो मिस्टर वाई उसको हैंडल करेगा। यानी मिस्टर एक्स की जो भी राइट्स थी, जो भी लायबिलिटीज थी, जो भी फायदा था, जो भी नुकसान था, ये सब के सब वाई को मिलना चाहिए। ये समझाने की कोशिश की है। अब हम फीचर्स समझते हैं। फीचर्स क्या है? वन पर्सन कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, एसेंशियल एलिमेंट्स। फीचर्स क्या है? तीन शब्द मैंने अभी उपयोग किया, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछते हैं। एक्सप्लेन वन पर्सन कंपनी एंड स्टेट इट्स फीचर्स, या स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या स्टेट इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। तो आप शब्दों का खेल है, थोड़ा समझ जाइएगा, बात एक ही हो रही है। फीचर्स क्या है वन पर्सन कंपनी के, समझने की कोशिश करते हैं। एन इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट वन पर्सन, नेचुरल पर्सन होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, इसका भी खास ध्यान रखना है आपने। भारत का नागरिक होना चाहिए। एनआरआई वन पर्सन कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता है, माइंड यू। अ फॉरेन सिटीजन, अ फॉरेन पर्सन कैन नॉट open one person company. Only an Indian citizen and a natural person can open one person company. And one person company can be formed as a private company, ये हम आगे चर्चा कर चुके हैं। At least one director is required to be appointed on the board of OPC. एक डायरेक्टर भी होना चाहिए, मेंबर जो होगा वही डायरेक्टर होगा, अलग से डायरेक्टर नहीं होता है। देयर मस्ट बी टू बोर्ड मीटिंग इन अ कैलेंडर ईयर, दो बोर्ड मीटिंग अगर हो जाए तो अच्छी बात है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ओपीसी आर लिमिटेड, जो लायबिलिटी होगी मेंबर की वो लिमिटेड होगी। ये सबसे एडेड एडवांटेज है, लिमिटेड लायबिलिटी है। मीन्स वन पर्सन कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द नॉमिनी और अदर पर्सन इन द मेमोरेंडम विथ इज प्रायर रिटर्न कंसर्न। नॉमिनेशन जो रखा गया है, तो नॉमिनेशन के अंदर नॉमिनी का नाम इंडिकेट करना है। ओपीसी कंपनी के अंदर ये कंपलसरी है, कोई भी एक व्यक्ति का नाम नॉमिनेशन में होना चाहिए कि अगर जो मेन प्रमोटर बंदा है, फाउंडर बंदा है, जिसने ओपीसी स्टार्ट की है, जिसने कंपनी स्टार्ट की, अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके ऑप्शन में कौन सा बंदा उस बिजनेस का हैंडलिंग करेगा, उस बिजनेस को रन करेगा, फंक्शन करेगा। तो नॉमिनी की फैसिलिटी है, और नॉमिनी इंडिकेट करना यहाँ कंपलसरी है। नॉमिनी या एनी अदर पर्सन, मेमोरेंडम जो फ्रेम किया जाता है, ये डॉक्यूमेंट जो बनाया जाता है, इसके अंदर इसकी डिटेल होनी चाहिए। और जो जिस बंदे का नाम नॉमिनेशन में रखा जा रहा है उसका कंसेंट लेके नॉमिनेशन में उसका नाम रखना है, किसी का भी नाम नहीं लिख देना है। जिस बंदे का नाम नॉमिनेशन में रखा जा रहा है उसका कंसेंट लेना जरूरी है, वो भी राइटिंग में। उससे लेटर ले लेना है, भाई मैं तुझे नॉमिनी रखूं मेरी कंपनी में, मुझे अगर कुछ हो जाता है तो तुझे कंपनी संभालनी है, बोलो कबूल है, मंजूर है, कंसेंट दे रहे हो, राइटिंग में लिख के दो। तो उसका कंसेंट लेना जरूरी है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। द रिटर्न कंसेंट अबाउ शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वन पर्सन कंपनी अलोंग विद इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो राइटिंग में अभी हमने नॉमिनी से लिया है कि भाई मुझे अगर कुछ हो गया, मीन्स प्रमोटर को अगर कुछ हो गया, तो आपका नाम मैं नॉमिनी में रखूं, आप कंपनी हैंडल करोगे। अगर उसने कंसेंट दे दिया है तो उस कंसेंट को, उस राइटिंग कंसेंट को, रिटर्न कंसेंट को हमने रजिस्ट्रार को, जिससे हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जिस वक्त रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है उसी वक्त ये डॉक्यूमेंट भी फाइल करना है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने ही होते हैं जब कंपनी स्टार्ट करनी होती है रजिस्ट्रार को। साथ साथ में ये जो रिटर्न कंसेंट लिया है नॉमिनी का वो भी सबमिट करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, ओपीसी कंपनी स्टार्ट करने के लिए।
द नॉमिनी और अदर पर्सन कैन विड्रॉ इज कंसेंट एट एनी टाइम। जिस व्यक्ति को आपने नॉमिनी चुना है वो कंपनी चाहे तो अपना नाम वापस विड्रॉ करना है तो कर सकता है, वो वापस अपना नाम खींचना चाहता है तो खींच सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द मेंबर और शेयर होल्डर ऑफ वन पर्सन कंपनी मे चेंज द नॉमिनी और अदर पर्सन एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू द अदर पर्सन and intimate the same to the company, then the company should intimate the same to the registrar। नॉमिनी अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। पॉइंट नंबर 8 में देखा कि नॉमिनी चाहे तो वो कह सकता है कि मुझे अब इस कंपनी का नॉमिनी नहीं रहना है, मैं अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ, आई वांट टू विड्रॉ माय नेम, मैं अपना कंसर्न नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपना कंसर्न विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं नॉमिनी नहीं रहना चाहता हूँ, वो विड्रॉ कर सकता है। वैसे ही जो मेन बंदा है, प्रमोटर है, वो भी डिसाइड कर सकता है कि जिसे हमने नॉमिनी रखा था स्टार्ट करते वक्त, मुझे वो नॉमिनेशन चेंज करना है, मुझे वाई की जगह जेड को अपॉइंट करना है, नॉमिनी में रखना है, तो वो भी हो सकता है। जैसा एलआईसी पॉलिसी में नॉमिनेशन चेंज हो सकता है पीछे से पॉलिसी लेने के बाद, वैसे ही यहाँ पे भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप चाहें तो नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं। आपको एलआईसी पॉलिसी भी लेते हैं तो पीछे से नॉमिनेशन चेंज करना हो, मान लीजिए पहले मदर थी नॉमिनी में, यानी आपको अगर कुछ हो जाए तो मदर को फायदा मिल जाता, लेकिन अब चाहते हैं, शादी हो गई आपकी और आप चाहते हैं कि अब मैं मदर की जगह पे अपनी वाइफ का नाम नॉमिनेशन में डालना चाहता हूँ, मैं नॉमिनेशन चेंज करना चाहता हूँ, हो सकता है। वैसे ही ओपीसी के अंदर भी होता है कि ओपीसी जब स्टार्ट की गई थी, वन पर्सन कंपनी जब स्टार्ट की गई थी, उस वक्त जो नॉमिनी रखा गया था उसको अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, पीछे से चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज करने के बाद उस व्यक्ति को भी बताना, इन्फॉर्म करना है जिसका नाम निकाल दिया गया है, और जो नए बंदे का नाम डाला गया है उसको भी इन्फॉर्म करना है, और साथ साथ में रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना है। तीन तीन जगह पे आपने इसकी नोटिस भेजनी है। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द मेंबर or shareholder or his incapacity to contract, the nominee or other person become the member of the company। अगर प्रमोटर को कुछ हो जाए, जो मेन बंदा था अगर उसको कुछ हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो नॉमिनी था वो संभाल लेगा, उसकी जगह पे वो चार्ज संभालेगा, वो कंपनी का मेन बंदा हो जाएगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, मेंबर और शेयर होल्डर ऑफ द वन पर्सन कंपनी एक्ट्स एज फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल द कंपनी अपॉइंट्स डायरेक्टर्स। नॉर्मली जो मेंबर होता है वही शेयर होल्डर है और वही डायरेक्टर माना जाता है, जब तक एक सेपरेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, यानी एक से ज्यादा डायरेक्टर रखने हो तो यहाँ पॉसिबल है, रख सकते हैं। अगर सेपरेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाता है तो मेंबर ही शेयर होल्डर है और वही डायरेक्टर है, इस तरीके से भी कंपनी रन करनी हो तो हो सकता है। तो यहाँ पे हमने फीचर्स कंप्लीट किया, अब आगे बढ़ते हैं। Now we are going to discuss the exemptions, the benefits that are availed by OPC। OPC कंपनी स्टार्ट करने का फायदा क्या है, इसको क्या स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्या फायदे मिलते हैं, क्या एग्जम्पशंस मिलती है, क्या छूट छाट मिलती है, ये भी अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाए तो आपने ये पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं इस आंसर। नॉर्मली अब तक जो पूछा गया है ओपीसी का डेफिनेशन, यानी ओपीसी क्या है, वन पर्सन कंपनी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पूछा गया है। लेकिन अलग से अगर कुछ पूछना हो तो ये है कि ओपीसी के फीचर्स भी लिखिए, साथ साथ में उसके बेनिफिट्स भी बताइए, या एग्जाम्पशंस भी बताइए क्या क्या है, तो वो भी डिस्कशन का पॉइंट बन जाता है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंपनी नहीं बनाती ओपीसी तो चलता है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट नीडेड टू बी प्रिपेयर्ड एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40। यानी एक स्टेटमेंट अगर ओपीसी नहीं बनाती, कम बनाती है, तो उनके लिए चलेगा, एग्जम्पशन है ये एक स्टेटमेंट में से। अगला है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनुअल रिटर्न मस्ट बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, इवन अ डायरेक्टर कैन साइन द। नॉर्मली जो एनुअल रिटर्न होता है उसमें सीए, सीएस इनकी साइन होती है, यानी जो प्रोफेशनल व्यक्ति है उनकी साइन होती है। ओपीसी में सीएस की सिग्नेचर पे हो सकती है, अगर वो नहीं होती है, सीएस साइन नहीं करता है, उसकी सिग्नेचर नहीं है, तो डायरेक्टर भी अगर कोई वो कंपनी का डायरेक्टर है तो वो कंपनी का डायरेक्टर भी साइन कर सकता है, तो ये उसका बेनिफिट है। यानी सीए का, सीएस का खर्चा बच जाएगा हमारा, डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। इसके बाद देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एन एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड, कंपलसरी नहीं है, रखना है रखिए, नहीं रखिए चलता है। स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू जनरल मीटिंग्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स वुड नॉट अप्लाई। मीटिंग रखने की बात नहीं हो रही है,
तो ये जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के प्रोविजन से क्या लेना देना है, उनके प्रोविजंस को भी फॉलो करने की जरूरत है। मीटिंग ही नहीं है तो प्रोविजंस क्या फॉलो करेंगे, कंपलसरी नहीं मीटिंग करना तो उनके प्रोविजंस भी अप्लाई नहीं होंगे। It would be sufficient if one director signs the audited financial statements. मैंने कहा वैसे एक डायरेक्टर भी अगर साइन कर लेता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो चलेगा। वहाँ हमने कोई भी फाइनेंस प्रोफेशनल व्यक्ति की सिग्नेचर की जरूरत नहीं, डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। यहाँ फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन की बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी फाइल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज अगेंस्ट 30 days। यहाँ पे एक और छूट मिली हुई है, नॉर्मली 30 days की प्रोविजन होती है, जो अदर कंपनीज होती है जैसे पब्लिक कंपनी है तो उनके लिए 30 days की लिमिट है, लेकिन यहाँ ओपीसी को छूट मिली हुई है, वो 6 महीने तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 6 महीने के अंदर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ को 5 महीने का एक्सटेंशन मिलता है, ज़्यादा समय मिलता है स्टेटमेंट बनाने का और सबमिट करने का। An OPC have to hold only one meeting of the board of directors in each half of a calendar year and the gap between the two meetings should not be less than 90 days. नॉर्मली 6 महीने में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होनी चाहिए हर 6 महीने में, यानी हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर की बात करें तो 6 महीने हो गए। और जो 2 मीटिंग हो रही है साल में, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होनी चाहिए साल में 2 होनी चाहिए, ऐसा हमने फीचर्स में पढ़ा था। तो वो 2 मीटिंग के बीच में गैप 90 डेज का फॉलो करना है, गैप भी ध्यान में रखना है।